गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो लेक्चर में। आज हम लोग टी सेल रिसेप्टर और इस सिग्नलिंग के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले कि एक मेरा लेक्चर था टी सेल एक्टिवेशन पे, अगर वो आप नहीं देखे हो तो ज़रूर देखें, क्योंकि ये टी सेल रिसेप्टर और इसके सिग्नलिंग को समझने में सहूलियत होगी। तो आइए शुरू करते हैं। टी सेल रिसेप्टर बेसिकली इस लेक्चर में हम लोग टी सेल रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स के बारे में बात करेंगे कि इसमें कौन कौन से प्रोटीन कॉम्प्लेक्स ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन इन्वॉल्व है, साथ ही साथ कौन कौन से इंजाइम इन्वॉल्व है, और साथ ही साथ इस बात पे बात करेंगे कि सिग्नलिंग कैस्केड होने के लिए कौन कौन सा प्रोटीन काइनेजेज इन्वॉल्व हैं, तो उसी के बारे में बात करेंगे। आइए शुरू करते हैं। दरअसल ये एक यहाँ से शुरू करते हैं कि ये हमारा टी सेल का साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्मिक सीएम ऑफ टी सेल, ये टी सेल है। देखिए टीसीआर का सिंपल कार्टून स्ट्रक्चर बताते हैं कि देखिए इसमें पिक्यूलियर करैक्टरिस्टिक्स ये है कि इसका साइटोप्लाज्मिक एंड, ये देखिए ये एक्स्ट्रा सेलुलर इंट्रासेलुलर ये बना होता है टीसीआर बेसिकली अल्फा और बीटा का, दो चेन का है, अल्फा एंड बीटा। इसका जो साइटोप्लाज्मिक डोमेन है शॉर्ट होता है, शॉर्ट साइटोप्लाज्मिक डोमेन होता है, 2 से 3 एमाइनो एसिड्स का ही होता है। ये इम्पोर्टेंट बात है। यही कारण है कि केवल अकेले टीसीआर सेल सिग्नलिंग कैस्केड को परफॉर्म नहीं कर सकता। अब देखिए इसमें हम लोग ये बात कर रहे हैं कि इसका ये सिंप्लीफाइड रिसेप्टर है और इसके साथ कौन कौन से कंपोनेंट इन्वॉल्व है इसके बारे में बात कर रहे हैं। देखिए इसके साथ एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इसके, अच्छा और एक और बात, ये ट्रांस मेम्ब्रेन रीजन बेसिकली पॉजिटिवली चार्ज्ड है, ये पॉजिटिवली चार्ज है। ये पॉजिटिव चार्ज का ये मतलब है कि ये ट्रांस मेम्ब्रेन रीजन में जो भी अमीनो एसिड है वो सारा अमीनो एसिड बेसिक अमीनो एसिड है, ये बात पता होना चाहिए। ये मतलब ये टीसीआर है। तो टीसीआर बना हुआ है अल्फा और बीटा का। 95% ऑफ टीसीआर इज मेड अप ऑफ अल्फा एंड बीटा। कुछ अल्टरनेटिव टीसीआर्स भी है जो अल्फा बीटा का नहीं है, लेकिन वो मात्र 5% यूकैरियोटिक सेल में ऐसा होता है। और वो दरअसल ये टीसीआर का कंपोजिशन, ये पॉलीपेप्टाइड का कंपोजिशन चेंज होता है इन्फेक्शन के दौरान। किसी इंडिविजुअल में इन्फेक्शन है तो टीसीआर का जो कंपोजिशन है पॉलीपेप्टाइड का वो बदलता है, लेकिन वो मात्र 5% एग्जिस्ट करता है। मेनली टीसीआर इज कंपोज्ड ऑफ अल्फा एंड बीटा। ठीक है। दूसरा देखिए इसमें ये एक कंपोनेंट है CD3। ये क्या है? ये है CD3। देखिए ये CD3 है। CD3 टीसीआर जैसा कि ये टीसीआर के बारे में एक लाइन में अगर बोलना हो तो आप ये बोल सकते हैं कि ये एंटीजन सेंसर होता है। ये एंटीजन सेंसर है, ये एंटीजन सेंसर है, ये एंटीजन को सेंस करता है। ये देखिए ये हमारा ये CD3 एंटीजन बाइंड नहीं करता, CD3 एंटीजन बाइंड नहीं करता। ये साइटोप्लाज्मिक डोमेन जो CD3 का होता है, ये दरअसल इसके पास आइटम्स होते हैं, इसके पास सिंगल आइटम्स है। देखिए हर पॉलीपेप्टाइड पे एक एक आइटम्स है इसके पास, मतलब अगर अलग अलग से बना के आपको दिखाए तो इस पे एक आइटम्स है और इस पे एक आइटम है। इसको क्या बोलते हैं? आइटम। आइटम्स का क्या मतलब होता है? इम्यूनोग्लोबुलिन टायरोसिन काइनेज, टायरोसिन एक्टिवेटेड मोटिफ।
इम्यूनोग्लोबुलिन टायरोसिन एक्टिवेटेड मोटिफ आइटम्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, अभी हम लोग इस पे बात करेंगे। ये बना हुआ होता है बेसिकली, ये CD3 में 2 पॉलीपेप्टाइड चेन है, आपको दिख रहा है। एक बना हुआ होता है इप्सिलॉन का और दूसरा बना हुआ होता है गामा का, ठीक है। दूसरा इधर इस तरफ अगर दिखाएं तो एक और ये हमारा इसको मिटाते हैं, एक और यहाँ हमारा CD3 है, इसमें भी आइटम्स हैं, ये आइटम है, सिंगल आइटम होगा, ये एकदम याद रखना चाहिए। CD3 के अंदर आइटम साइटोप्लाज्मिक एंड में सिंगल होगा, अलग अलग पॉलीपेप्टाइड पे। इसमें इप्सिलॉन है, साथ ही साथ डेल्टा है, मतलब ये बना हुआ है इप्सिलॉन का और डेल्टा का। एक CD3 का कंपोजिशन क्या है, इप्सिलॉन एंड गामा। TCR का कंपोजिशन क्या है, बीटा एंड अल्फा। ये याद रखना पड़ेगा। ये देखिए, ये सब निगेटिवली चार्ज्ड होता है, निगेटिवली चार्ज्ड। इसमें जो ट्रांसमेम्ब्रेन रीजन है CD3 के अंदर, ये सब निगेटिवली चार्ज्ड होता है। यही कारण है कि ये TCR बेसिक अमीनो एसिड्स अलाइनमेंट है इसके अंदर, और इसके अंदर निगेटिव चार्ज तो तीनों को एक साथ रखता है ये पकड़ के, क्योंकि पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये देखिए, अब दूसरा और स्ट्रक्चर इससे आगे ड्रॉ करके इसका TCR का पूरे कंपोजिशन की बात करते हैं। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होता है, जिसका देखिए ये बात कर रहे हैं, ये भी निगेटिवली चार्ज होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर 3 आइटम्स होता है, ये जीटा लिंकर है, इसको बोलते हैं जीटा चेन, इसको बोलते हैं जीटा चेन, मतलब बना हुआ है ये जीटा का, ये जीटा का बना हुआ है, जीटा डाइमर का बना हुआ है, ये जीटा है। ये तीनों बेसिकली एज ए होल कंपोजिशन TCR कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। सबको क्या बोलते हैं, TCR कॉम्प्लेक्स। किसी एक, या तो इप्सिलॉन, डेल्टा, बीटा, अल्फा, इप्सिलॉन, गामा, जीटा, किसी एक के डिफेक्टिव के चलते भी TCR डिफेक्टिव हो जाएगा। अगर किसी एक में किसी तरह का म्यूटेशन है या कुछ भी है तो वो TCR डिफेक्टिव होगा, मतलब सिग्नलिंग कास्केड ये परफॉर्म नहीं कर पाएगा। इसीलिए एज ए होल ये वर्क करता है कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में, ये बात आपको याद रखना चाहिए। अब देखिए, अब नेक्स्ट TCR के लिए और कुछ इसके साथ एसोसिएटेड और प्रोटीन है, एज ए होल ये TCR है, उसके बारे में बात करते हैं। एक प्रोटीन है, देखिए एक प्रोटीन है जिसको बोलते हैं लैट प्रोटीन, लैट प्रोटीन है। एक और प्रोटीन इसके साथ एसोसिएटेड होता है, यहाँ देखिए, यहाँ इसको फिन प्रोटीन बोलते हैं, फिन प्रोटीन है, ठीक है। एक और प्रोटीन आपको दिखा सकते हैं जो CD48 बोलते हैं, इसको CD48 सबसे इम्पोर्टेंट एक जो प्रोटीन है, इसके बारे में यहाँ लिखते हैं। देखिए थोड़ा स्पेस कम है, ये जो हमारा ये है 1 2 3 4, ये CD4 है, CD4। ये D1 है, D2 है, D3 है, D4 है, ये चार कंपोनेंट का बना हुआ है। अब देखिए, ये इतना सारा बेसिक प्रोटीन है जो इसके अंदर होता है, जिसमें हम लोग लैट बोल रहे हैं, जीटा चेन है, CD3 है, CD48 है, फिन प्रोटीन है।
ये सारा कॉम्प्लेक्स CD साथ ही साथ CD4 है। अब देखिए, जैसा कि हम लोग शुरू में जानते हैं, जब टी सेल एक्टिवेशन के बारे में पढ़े थे तो हम लोग पढ़े थे कि ये जो APC सेल है, अगर ऐसे बनाए आपको, ऐसा ये APC सेल है, APC सेल, इसके सरफेस पे आपको पता है, इसके सरफेस पे एक रिसेप्टर होता है जिसको MHC2 बोलते हैं या MHC1। MHC2 और 1 डिपेंड करेगा कि किस तरह का टी सेल्स है। अगर टी सेल CD8 पॉजिटिव है तो ये MHC1 इसके APC सेल पे रिसेप्टर होगा। MHC2 है अगर, तो इसके सरफेस पे वो किस तरह का टी सेल होगा, CD4 टी सेल। माने टी सेल CD4, CD8 और टी सेल CD4। ये APC है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। इसके सरफेस पे एक्सप्रेस्ड होता है मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी 2 और 1। ये डिपेंड करेगा कि किस तरह का टी सेल्स है, CD4 कंटेनिंग है या CD8, ये आप जानते हैं। अब देखिए, ये जैसा कि हम लोग जानते हैं कि APC एंटीजन प्रोसेस्ड एंटीजन लेके आता है, ये प्रोसेस्ड एंटीजन, और ये प्रोसेस्ड एंटीजन इसके साथ बाइंड करता है। इसके बारे में हम लोगों ने टी सेल एक्टिवेशन में डिटेल में बात किया है। अगर आप वो लेक्चर नहीं देखे हो तो आप जरूर देखें, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। अब देखिए, ये इसके साथ इंटरैक्ट किया, साथ ही साथ टी सेल एक्टिवेशन के लिए होता क्या है कि ये जो हमारा D1 है, ये बीटा चेन्स, ये जो MHC2 है, ये भी बना हुआ है अल्फा और बीटा चेन से। तो ये D1 ऑफ द CD4 इंटरैक्ट विथ बीटा चेन्स ऑफ MHC1 और MHC2। ये इतना बात पता होना चाहिए। अब इससे TCR के कॉम्प्लेक्स के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बात बताएं। ये जो TCR है, ये TCR में 2 रीजन्स होता है। इस TCR को अगर बोलें तो इस TCR का 2 पेक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक्स है। एक तो इट इज़ हाईली ग्लाइकोसाइलेटेड, ये ग्लाइकोसाइलेटेड होता है। दूसरा, इसके अंदर 2 तरह का चेन है। अब जैसे हम लोग अगर इम्यूनोग्लोबुलिन से कंपेयर करें तो देखिए, ये आप जानते हैं स्ट्रक्चर किसी भी एंटीबॉडी का, कि इसके पास एक कांस्टेंट रीजन होता है, एक वेरिएबल रीजन होता है। कांस्टेंट रीजन और वेरिएबल रीजन। उसी तरह से ये भी, इसके पास भी वेरिएबल रीजन है, वेरिएबल अल्फा और वेरिएबल बीटा। और जैसे इसको पूरी तरह से अगर दिखाया जाएगा तो इस तरह का स्ट्रक्चर आपको बुक में मिलेगा, आप जरूर देखेंगे। देखिए, इस तरह का स्ट्रक्चर आपको दिखेगा इसके रीजन को दिखाने के लिए। देखिए, इस तरह का स्ट्रक्चर है जिसमें ये जो डोमेन है, ये वेरिएबल अल्फा का है, ये वेरिएबल बीटा का है, ये कांस्टेंट अल्फा का है और ये कांस्टेंट बीटा का है। यही जो रीजन है ये एक्चुअली सिमिलर होता है एंटीबॉडी के फैब रीजन से। एंटीबॉडी के ये जो फैब रीजन है उससे सिमिलर है। साथ ही साथ बस अंतर क्या है, और ये जो रीजन है वेरिएबल रीजन, वही एंटीजन बाइंडिंग रीजन है। लेकिन एंटीबॉडी के अंदर, एंटीबॉडी से अलग कैसे है कि एंटीबॉडी सलूबल एंटीजन को कैरी करता है, वो प्रोसेस्ड एंटीजन को कैरी नहीं करता, जबकि ये कभी भी कैरी बाइंड कराएगा प्रोसेस्ड एंटीजन को। ये डिफरेंस है। एंटीबॉडी के अंदर कोई भी सलूबल एंटीजन आके बाइंड कर सकता है। साथ ही साथ ये TCR परमानेंटली मेम्ब्रेन में स्टक्ड है, लेकिन ये मेम्ब्रेन में कोई भी एंटीबॉडी जो इम्यूनोग्लोबुलिन आप जानते हैं वो मेम्ब्रेन में स्टक्ड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे मेम्ब्रेन में बाउंड जो एंटीबॉडी है IgM है, ये आप जानते हैं। लेकिन IgM कुछ एंटीबॉडी है जो फ्री फ्लोटिंग है, मेम्ब्रेन के साथ अटैच नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट बात था। ये वेरिएबल रीजन अल्फा और बीटा इसका कंपोनेंट है, और यही एक्चुअली एंटीजन बाइंडिंग रीजन्स है। ये बात आपको पता होना चाहिए। अब इतना सारा बात होने के बाद, ये तो बेसिक कंपोनेंट है ये दरअसल TCR का।
अब हम लोग को एक स्टेप आगे इसके सिग्नलिंग के बारे में बात करना है। तो सिग्नलिंग के बारे में बात करने के लिए कुछ पोर्शन का मिटाना जरूरी है। देखिए यहाँ से हम लोग कुछ पोर्शन मिटाते हैं, ये मिटाने से थोड़ा दिक्कत होगा क्योंकि इसको समझाने में आसानी होगी, और इस बात को हम लोग ऊपर इसी को लिखेंगे। अब देखिए क्या होता है, फर्स्ट स्टेप सिग्नलिंग स्टार्ट होने के लिए सबसे पहला काम क्या होगा। सबसे पहले ये होगा कि ये जो हमारा, ये देखिए ये जो कंपोनेंट है टीसीआर कॉम्प्लेक्स का, ये इन्वॉल्व होगा सिग्नलिंग में। सिग्नलिंग कास्केड का इनिशिएशन कैसे होगा, जब ये एपीसी सेल जो प्रोसेस्ड एंटीजन लेके आया है अपने एमएचसी रिसेप्टर पे, वो टीसीआर के साथ एसोसिएट करेगा। साथ ही साथ ये जो CD4 है, ये CD4 दरअसल इंटरैक्ट करेगा MHC1 और MHC2 के बीटा कंपोनेंट के साथ, और ये एक्टिवेशन होगा। साथ ही साथ को स्टिमुलेटरी प्रोटीन भी इन्वॉल्व होता है, जो आप B7 CD80 CD86 जिसको बोलते हैं। साथ ही साथ बहुत सारा जो प्रोटीन इसके साथ इन्वॉल्व है, वो बात हम लोग पिछले लेक्चर में किए हैं। अगर आप वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर देखें, उसको समझने के लिए इम्पॉर्टेंट है। उस पर चूँकि अलग से उस पर लेक्चर किए हुए हैं तो उसके बारे में डिटेल में एक्टिवेशन पे बात करना उचित नहीं है। आप अगर नहीं देखें तो आप उस लेक्चर को जरूर देखें। हम लोग यहाँ स्टिक करेंगे बेसिकली सिग्नलिंग पे। तो ये जैसे टीसीआर एपीसी सेल जो प्रोसेस्ड एंटीजन लेके आया है, इस प्रोसेस्ड एंटीजन के साथ इंटरैक्ट करेगा। दूसरा CD4 MHC2 के साथ, ये जो MHC2 के बीटा कंपोनेंट के साथ जैसे इंटरैक्ट करेगा, सिग्नलिंग कास्केड एक्टिवेट हो जाएगा। टी सेल एक्टिवेशन के बाद ये कैसे एक्टिवेट होगा कि ये सबसे पहला इवेंट ये होगा कि एक प्रोटीन होता है, एक ये यहाँ लिखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन है। ये एक प्रोटीन है LCK प्रोटीन, ये एक तरह का काइनेज है। LCK का मतलब होता है ल्यूकोसाइट स्पेसिफिक काइनेज। ल्यूकोसाइट स्पेसिफिक काइनेज, ये देखिए इसके बारे में अगर आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दें तो ये प्रोटीन एक्चुअली मेम्ब्रेन स्टक प्रोटीन होता है, काइनेज एक्टिविटी शो करता है। इसके पास 2 डोमेन होता है जिसको बोलते हैं SH2 डोमेन और SH3 डोमेन। इसके पास 2 डोमेन है, SH3 और SH2। SH3 का मतलब होता है सार्क होमोलॉगी, SH2 और SH3 का मतलब सार्क होमोलॉगी है। इसका एन टर्मिनल एंड पेक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक्स है। एन टर्मिनल एंड मैरिस्टोइलेटेड होता है, मैरिस्टोइलेटेड और पाल्मिटोइलेटेड होता है। मैरिस्टोइलेटेड और पाल्मिटोइलेटेड है, और यही कारण लिपिडेशन है, ये मेम्ब्रेन में ये स्टक्ड होता है। ठीक है, और जब इनएक्टिव स्टेट में है तो ये फॉस्फोरिलेटेड होता है। ये फॉस्फोरिलेटेड है इनएक्टिव स्टेज में, लेकिन इसका फॉस्फेट को कवर किए हुए है SH2, मतलब ये फॉस्फेट एक्सपोज नहीं है। ठीक है, जैसे ये दोनों इवेंट हुआ, TCR स्पेसिफिक MHC2 के साथ इंटरैक्ट किया, CD4 बीटा कंपोनेंट ऑफ MHC2 के साथ इंटरैक्ट किया, इसका एक्टिवेशन हो जाता है। इसके एक्टिवेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बताएं, ये जो LCK है, LC के पास 3 इंपॉर्टेंट फॉस्फोरिलेटिंग टायरोसिन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, ये इसके पास 3 फॉस्फोरिलेटिंग साइट है जो ये टायरोसिन को फॉस्फोरिलेट करता है। ये कैसे, उसको देखिए। ये एक है 394, टायरोसिन को Y से लिखते हैं, आपको मालूम होगा। उसके बाद 505, ये टायरोसिन का नंबर है, इसके पास होता है LC की, और 192 ये टायरोसिन का नंबर है। ये 3 नंबर एकदम याद रखना चाहिए, यहाँ मिटाते हैं। ये 3 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। जब एक्टिवेट हो जाता है, एक्टिवेशन इसका कैसे होगा, जब ये टायरोसिन नंबर 394 फॉस्फोरिलेट होगा, और ये फॉस्फोरिलेशन में याद रखना पड़ेगा कि ऑटो फॉस्फोरिलेशन होता है इसका।
इंडिविजुअल्स टायरोसिन नंबर 394 का ऑटोफॉस्फोरिलेशन होगा, ये याद रखना पड़ेगा। 505 का फॉस्फोरिलेशन इनहिबिशन में मदद करता है। मतलब देखिए फॉस्फोरिलेशन दोनों तरह का इवेंट लीड कर रहा है, इनहिबिशन और एक्टिवेशन भी। वो डिसाइड करेगा कि विच नंबर ऑफ tyrosine has been phosphorylated. If the phosphorylation of tyrosine number 394 has taken place, then it means कि activation of LCK has occurred. But the phosphorylation of tyrosine number 505 it means inactivation of LCK. और इसका phosphorylation दरअसल ऑटोफॉस्फोरिलेशन नहीं होता है। 505 नंबर ऑफ टायरोसिन का फॉस्फोरिलेशन दरअसल एक काइनेज करता है जिसको बोलते हैं CSK काइनेज है ये एक्चुअली। इसका ये क्या करता है कि ये 192 का जब टायरोसिन का फॉस्फोरिलेशन होगा तो ये एक्सपोज करता है SS2 डोमेन को। मतलब SS2 डोमेन एक्टिवेशन बोल सकते हैं इसको। इसका फॉस्फोरिलेशन मतलब तीन नंबर ऑफ टायरोसिन का फॉस्फोरिलेशन के पास LCK का इंपॉर्टेंट है। उसमें सबसे पहला 394, दूसरा 505, तीसरा 192 एकदम इंपॉर्टेंट है। अब देखिए तीनों का आपको पता होना चाहिए कि इसका ऑटो फॉस्फोरिलेशन है, इसका CSK फॉस्फोरिलेट करता है, इसको फॉस्फोरिलेट एक ग्रुप ऑफ काइनेज करता है जिसको हम लोग बोलते हैं ये जो CSK है सार्क होमोलॉगिक काइनेज SSK, ठीक है। ये काइनेज जो है ये SRCK होता है, SRCK ये काइनेज इसको 192 को फॉस्फोरिलेट करता है। जैसे 394 फॉस्फोरिलेट हो गया तो ये क्या होता है कि मेम्ब्रेन में चूंकि मारिस्टोइलेटेड और पाल्मिटोइलेटेड स्ट्रक्ट है, वहाँ से ये मेम्ब्रेन से बाहर आता है और ये आके मान लिया कि जैसे देखिए ये अगर हम बोल रहे हैं कि ये LCK है साइटोप्लाज्मिक एंड में, ये आके सीधे ये किसके साथ बाइंड करता है, टर्मिनल एंड ऑफ CD4 के साथ बाइंड करता है। ये किसके साथ बाइंड करता है, CD4 के साथ बाइंड करता है। और इसका बाइंडिंग ये जैसे बाइंड करता है तो एक और जो यहाँ फिन प्रोटीन जो लिखा हुआ है फिन, ये दोनों मिलके जितने इस सरफेस पे आइटम्स हैं, जैसे देखिए ये आइटम इसके टायरोसिन को फॉस्फोरिलेट कर देगा, ये आइटम इसके ये दोनों जरूरी साइमल्टेनियसली दोनों का काइनेज एक्टिविटी जरूरी इसलिए है कि जितना ज़्यादा फॉस्फोरिलेशन होगा आइटम्स का उतना रेट ऑफ सिग्नलिंग कास्केड स्ट्रॉन्ग होगा, इसीलिए फॉस्फोरिलेशन दोनों इंस्टेंटली करता है। ये आइटम फॉस्फोरिलेट हो गया, यहाँ पे जो आइटम है आइटम्स हैं ये 3 आइटम कंटेनिंग है, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछता है। इसको फॉस्फोरिलेट कर दिया, इसको फॉस्फोरिलेट कर दिया। अब देखिए कॉन्सिक्वेंट इवेंट क्या होगा, जैसे ये फॉस्फोरिलेट हो गया LCK CD4 के पास आके और फिर दोनों मिलके ये जितना तरह का आइटम है उस सब को फॉस्फोरिलेट कर देता है। फॉस्फोरिलेशन के बाद सेकेंड जो प्रोटीन आएगा वो JAP 70 आएगा, ये JAP 70 एक्टिवेट होगा। ये JAP 70 को फॉस्फोरिलेट यही करेगा LCK, और ये जब ये फॉस्फोरिलेट कर देगा तो ये आके इसके साथ बाइंड करता है जीटा आइटम के साथ, इसके साथ ये फॉस्फोरिलेटेड एंड के साथ ये JAP 70। JAP का मतलब होता है जीटा एसोसिएटेड प्रोटीन। JAP मीन्स व्हाट, जीटा एसोसिएटेड प्रोटीन। ये मॉलिक्यूलर वेट है 70 इसलिए इसका नाम है। इसके साथ ये बाइंड कर जाता है और चूंकि ये फॉस्फोरिलेटेड स्टेट है। अब देखिए ये जैसे फॉस्फोरिलेट होता है ये तुरंत क्या करता है कि लैट प्रोटीन को फॉस्फोरिलेट करता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन है लैट प्रोटीन को एक्टिवेट करता है। लैट का मतलब होता है लिंकर एक्टिवेटेड टी सेल, लिंकर एक्टिवेटेड टी सेल ये लैट को फॉस्फोरिलेट करता है। और इसको यहाँ चूंकि स्पेस नहीं इधर लिखते हैं, ये जैसे लैट को फॉस्फोरिलेट करता है, लैट
ये लैट को फॉस्फोरिलेट करता है, तो फॉस्फोरिलेटेड लैट रिक्रूट करता है एक और प्रोटीन को अपने साथ, उसको बोलते हैं हम लोग SLP76। ये इंपॉर्टेंट एडेप्टर प्रोटीन है। SLP76 रिक्रूट होगा तुरंत और ये फॉस्फोरिलेट हो जाएगा, इसको लैट फॉस्फोरिलेट करेगा। इसके फॉस्फोरिलेशन से क्या होगा कि इसके साथ बहुत सारा प्रोटीन आके, चूंकि एडेप्टर प्रोटीन है जिसमें गैट्स आके बाइंड करेगा, गैट्स एक एडेप्टर इसके साथ प्रोटीन है, साथ ही साथ GRB2 इंटरैक्ट करेगा, एक बहुत पिक्यूलियर प्रोटीन है SOS सन ऑफ सेवनलेस, ये इंटरैक्ट करेगा। और ये सब एक और लिख देते हैं PIK3 इंटरैक्ट करेगा। ये सब इंटरैक्ट करेगा। इस सारे कॉम्प्लेक्स के लिए एक टर्म यूज किया जाता है सिग्नलोजोम। सिग्नल से टर्म है सिग्नलोजोम्स। इस कॉम्प्लेक्स को सिग्नलोजोम्स बोलते हैं। अब ये देखिए ये क्या करेगा, ये जैसे ये सारा कॉम्प्लेक्स रिक्रूट हो गया है इसके साथ, एडेप्टर प्रोटीन के साथ, ये अलग अलग सिग्नलिंग पाथवे को ट्रिगर करेगा। जैसे आपको बताएं कि सबसे इम्पोर्टेंट जो पाथवे है PLC गामा पाथवे, एक पाथवे, दूसरा अर्क पाथवे, अर्क, तीसरा मेक काइनेज पाथवे, चौथा कैल्शियम चैनल ओपन होने लगेगा। कैल्शियम चैनल पिछले लेक्चर में इसके बारे में बात किए हैं। कैल्शियम चैनल का टी सेल के अंदर एंट्री होने लगेगा और ये एंट्री ट्रिगर करेगा एक और कास्केट्स को, जिसको बोलते हैं हम लोग NF kappa B सिग्नलिंग पाथवे एक्टिवेट हो जाएगा। NF kappa B, साथ ही साथ NFAT ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है। द अल्टीमेट सिग्नलिंग से क्या होगा कि डिफरेंशियल जीन का एक्सप्रेशन होगा और वो मेनली ये क्या करेगा कि टी सेल प्रोलिफरेशन और टी सेल एक्सपेंशन में मदद होगा। और ये इसका अल्टीमेट गोल ये है कि साइटोकाइंस का सिंथेसिस होना, साइटोकाइंस स्पेशली इंटरल्यूकिन 2 और इंटरल्यूकिन 2 रिसेप्टर का सिंथेसिस करना। तो मतलब ये सिंप्लीफाइड वर्जन में जो इम्पोर्टेंट बात है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इतना हम लोगों ने डिस्कस इस लेक्चर में किया। सबसे इम्पोर्टेंट ये याद रखना पड़ेगा लैट का, जीटा का, ये कैसे इंटरेक्ट होता है, TCR क्या है, ये पूरे डिटेल में हम लोगों ने बात किया। इसके ट्रांसमेम्ब्रेन का नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज का क्या सिग्निफिकेंस है, इस पे बारे में बात किया। आइटम्स के बारे में बात किया, कितने किस पे आइटम्स है। CD3 के पास 1 सिंगल है, इसके पास 3 आइटम्स होता है ईच जीटा सब यूनिट पे, इस पे भी बात की है। साथ ही साथ APCs के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। LCK के बारे में बात की है, LC के बारे में कि इसका टायरोसिन नंबर 394, 505, 192 का कैसे फॉस्फोरिलेशन एक्टिवेट होता है। साथ ही साथ इसके बारे में बात की है कि इसका एंड टर्मिनल एंड पाल्मिटोआइलेशन और पाल्मिटोआइलेटेड होता है, दोनों मेम्ब्रेन में स्टैक्ड रहता है। साथ ही साथ इसके पास दो SS2 और SS3 डोमेन होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट डोमेन है। तो इस तरह से आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। अगर इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। मेरे चैनल का नाम है लाइफ साइंस क्लासेस बाय डॉक्टर अभय। आपको अगर ये मेरा लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।